अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कल की वीडियो का कंटिन्यू आपको धातुओं और गैर धातुओं की जो है इम्पोर्टेंट सवालात, अहम सवालात बताने वाली हूँ। तो कल हमने सवाल नंबर 10 तक हमने स्टॉप किया था। तो अब देखिए सवाल नंबर 11 के सवाल नंबर 11 ये है, आयनी मुरक्कबात के खुसूसियात बताइए। आयनी मुरक्कबात क्या होते हैं? ये मजबूत बर्क सुकूनी क़ुव्वत कशिश रखती हैं। बर्क सुकूनी क़ुव्वत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें जो है किसी इलेक्ट्रिसिटी की तरह बर्क यानी बिजली की सी कैफियत होती है। जिस तरह से बिजली में क़ुव्वत पाई जाती है ना, उस तरह से बर्क सुकूनी क़ुव्वत कशिश होती है। ये जो है आपस में बर्क सुकूनी क़ुव्वत कशिश से बनते हैं। और आयनी मुरक्कबात का जो है नुक्ते जोश और नुक्ते गुदाख दोनों जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पानी में हलपज़ेर होते हैं और नामियाती महलूलों में गैर हलपज़ेर होते हैं। और इसके अलावा ये ठोस हालत में बिजली का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन पिघली हुई हालतों में जो है बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये है आयनी मुरक्कबात के खुसूसियात। ऑलमोस्ट बहुत बार जो है ये सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, आयनी मुरक्कबात ठोस हालत में बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पिघली हुई हालतों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आयनी मुरक्कबात ठोस हालत में बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, इसका जो है वजह पूछी गई है। क्योंकि इनकी मजबूत साख्त की बुनियाद पर इनके आयन में हरकत मुमकिन नहीं। ओके, इनकी साख्त बहुत मजबूत होती है, इसकी वजह से इनके आयन्स में जो है हरकत मुमकिन नहीं होती। लेकिन पिघली हुई हालत में बरक्स जो चार्ज रहते हैं ना, अपोजिट चार्ज, जो अपोजिट चार्जों के दरमियान बर्क सुकूनी क़ुव्वत कशिश जो है हरारत की वजह से कम होती जाती है। पिघली हुई हालतों में जब ये पिघलता है तो इसमें थोड़ी सी हरारत रहती है। तो इस सूरत हाल में क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज रहते हैं प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो बर्क सुकूनी क़ुव्वत कशिश होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से आयन जो है आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं और बिजली का इस्तेमाल भी करते हैं। ओके, ये हो गया 12वां सवाल। इसके बाद जो है ये लेसन से, इस बाब से जो है अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, कशरे अर्ज़ में ज़्यादातर कच धातें ऑक्साइड की शक्ल में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब कशरे अर्ज़ में जो है बहुत ज़्यादा तामुल पज़ीर ऑक्सीजन जो है ना हमेशा जो है बहुत ज़्यादा तामुल पज़ीर होती है। तो तामुल पज़ीर ऑक्सीजन जो है काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। तामुल पज़ीर मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव, हर किसी ऑलमोस्ट तमाम या मतलब बहुत सारी धातुओं और गैर धातुओं के साथ जो है मिलकर ऑक्साइड बनाती है ना ऑक्सीजन। तो इस वजह से ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से जो है कच धातें ऑक्साइड की शक्ल में पाई जाती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 ये लेसन से। इसके अलावा अगला सवाल देखेंगे, ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो कशरे अर्ज़ में आज़ादाना तौर पर पाई जाती हैं। ये और हम उन्हें आज़ादाना हालत में क्यों हासिल कर सकते हैं। ये हैं सोना, चांदी और प्लेटिनियम, ओके, जो कशरे अर्ज़ में आज़ादाना तौर पर पाई जाती हैं। और इसकी वजह यह है कि ये बहुत कम तामुल करती हैं। ये जो है तामुल पज़ीरी की जो फहरिस्त है ना, इसमें बहुत नीचे आती हैं। इस वजह से ये धातें हमें आज़ादाना तौर पर मिल सकती हैं। ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग क्या है। ज़मीन से निकाली गई कच्च धातुओं में बड़ी मिकदार में जो है मिट्टी, रेत वगैरह जैसी मिलावटें पाई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, गैंग कहा जाता है। गैंग क्या है, ज़मीन से जो धातें निकाली जाती है ना, उसमें बड़ी मिकदार में मिट्टी, रेत वगैरह मिलावटें पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, गैंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्च धातुओं के इर्तिकाज से क्या मुराद है। कच्च धातुओं के इर्तिकाज से क्या मुराद है, तो कच्च धातुओं से जो है ये मिलावटें होती है ना, मिलावटों को दूर करने के अमल को कच्च धातुओं का इर्तिकाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड और कार्बोनेट कच्च धातुओं को ऑक्साइड कच्च धातु में बदलने के अमल की मिसाल के साथ वजाहत कीजिए। क्या दिया गया है सवाल, सल्फाइड और कार्बोनेट की जो कच्च धातुएं होती हैं उनको ऑक्साइड कच्च धातुओं में कैसे बदलते हैं, उस बदलने के अमल को एक मिसाल के साथ हमने बताना है। तो सल्फाइड कच्च धातुओं को जो है ऑक्साइड में बदलने के लिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, सल्फाइड कच्च धातुओं को ऑक्साइड कच्च धातुओं में बदलने के लिए, ओके, हवा की ज़्यादती में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हवा की ज़्यादती में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। ओके, इस अमल को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए बहुत ज़्यादती हवा की और बहुत ज़्यादा गर्म। ओके, तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड दिया गया है, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, 3 साल में ऑक्सीजन के लिए गए हैं और बहुत ज़्यादा हरारत, तो ये जो है जिंक ऑक्साइड में बदलता है और सल्फाइड जो है अलग से खारिज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अलग से खारिज होती है। अब नेक्स्ट जो है कार्बोनेट कच्च धातुएं जो होती हैं उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए महदूद हवा में, महदूद यानी कम हवा में, ओके, कम हवा में काफ़ी गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा बहुत काफ़ी गर्म किया जाता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, तकलीस। तो तकलीस में हवा कम होती है और गर्म भी ज़्यादा नहीं किया जाता, और रोस्टिंग के अमल में बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा गर्म। रोस्टिंग का अमल जो है सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए, और तकलीस का अमल जो है कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। तो मिसाल यहाँ पर जिंक कार्बोनेट हरारत की मौजूदगी में जो है क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, जिंक ऑक्साइड में बदलता है ना, ये हो गया। आखिर में क्या किया जाता है, कार्बन कोक जो कि कार्बन है, कार्बन जैसे किसी तहवीली एजेंट के इस्तेमाल से जो है धातुओं के ऑक्साइड की तहवील की जाती है। अब यहाँ पर जो हमको जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हासिल हुआ था, तो ये जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ तामुल करके सिर्फ जिंक सॉलिड में हमको मिलता है, ठोस हालत में मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हालत में खारिज होती है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रैकेट में यस जी वगैरह लिखा हुआ है ना, मतलब ये कि सॉलिड यानी ठोस हालत में है, ऑक्सीजन गैसी हालत में है, ठोस हालत में, गैसी हालत में, ये निशानदेही करता है इस बात की कि ये दी गई चीज़ जो है ठोस हालत में पाई गई है या गैसी हालत में पाई गई है, तो उसकी वजह से हम ब्रैकेट में जी यस, और अगर वो एक्वेयस हालत में है, सॉल्यूशन महलूल की हालत में है, तो ए क्यू लिखते हैं हम, और अगर लिक्विड रकीक हालत में है तो हम यल लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल पूछा जा सकता है, जो कि उस तामुल का नाम बताइए जिसके जरिए रेल की पटरियों या टूटी हुई मशीन के पुर्जों को जोड़ा जाता है। ऐसा तामुल जिससे रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है, कौन सा तामुल है ये, थर्माइट तामुल। आपने तामुल का नाम याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन है ऐसा सर। ओके, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा तामुल पज़ेर धात्य ऑक्साइड के इस्तिखराज के लिए, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा तामुल पज़ेर धात्य ऑक्साइड, इसके जो है इस्तिखराज के लिए कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीक़ा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक तहवील।
ओके। बहुत ज़्यादा तामुल पज़ीर धाती ऑक्साइड के इस्तिखराज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तरीक़ा इलेक्ट्रोलाइटिक तहवील कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गैर खालिस धातुओं की तख़लीस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीक़ा कौन सा है, इसका नाम बताना है और उसकी वजाहत करनी है। तो गैर खालिस धातुओं के लिए इस्तेमाल होने वाला की तख़लीस के लिए, तख़लीस यानी उसको खालिस बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए आमतौर पर कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, बर्क पाशीदी तख़लीस। इस तरीक़े का नाम क्या है, बर्क पाशीदी तख़लीस। तो यहाँ पर इस अमल में गैर खालिस धातु को जो है एनोड और खालिस धातु को एक पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। यहाँ पर अपनी बुक में पेज नंबर 59 में ये डायग्राम देखिए। ओके, गैर खालिस धातु को जो है एनोड के तौर पर लिया जाता है और खालिस धातु की पट्टी को जो है कैथोड के तौर पर लिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या किया जाता है, और किसी धाती नमकी महलूल को, यहाँ पर कौन सा धाती नमकी महलूल लिया गया है, ओके, कोई भी महलूल, तेज़ाबी कॉपर सल्फेट लिया गया है यहाँ पर। ओके, कॉपर सल्फेट महलूल, कॉपर सल्फेट का महलूल यहाँ पर लिया गया है। ओके, तो कोई भी धाती महलूल लिया जा सकता है। किसी धाती महलूल को जो है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट से होकर बिजली गुजारने पर एनोड से खालिस धातु तहलील होकर इलेक्ट्रोलाइट में ही मिल जाती है और फिर इलेक्ट्रोलाइट से निकलकर उसी मिक़दार में खालिस धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। हलपज़ेर मिलावटें महलूल में ही रह जाती है और उन हलपज़ेर मिलावटों को हलपज़ेर मिलावटें जो है महलूल में रह जाती है और गैर हलपज़ेर जो मिलावटें होती हैं वो एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनोड कीचड़। अब यहाँ पर देखिए एक नज़र। ओके, तो सबसे पहले जो है गैर खालिस धातु को कैथोड के एनोड और खालिस धातु की एक पतली पट्टी को जो है एनोड के तौर पर, कैथोड के तौर पर लिया जाता है। गैर खालिस धातु जो कि प्योर नहीं होती उसको हम एनोड, ओके, ये पॉजिटिव वाली क्या है, गैर खालिस धातु है। और खालिस धातु की एक पतली पट्टी को हम कैसे लेते हैं, कैथोड में लेते हैं। ओके, और किसी धाती नमकी महलूल को, यहाँ पर तेज़ाबी कॉपर सल्फेट लिया गया है, तो कॉपर सल्फेट महलूल को या फिर किसी भी महलूल को जो है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रोलाइट से बिजली गुजारी जाती है। ओके, बिजली गुजारने पर क्या होता है, एनोड से जो है खालिस धातु तहलील हो जाती है। ओके, यहाँ पर देखिए एनोड से खालिस धातु तहलील हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट में शामिल हो जाती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट से जो है उतनी ही धातु निकल कर यहाँ पर आके कैथोड पर डिपॉजिट होती जाती है। ओके, जितनी धातु यहाँ से निकली थी उतनी धातु यहाँ पर डिपॉजिट होती जाती है। और इसके अलावा फिर क्या होता है, यहाँ पर हलपज़ेर जो मिलावटें होती है ना वो महलूल में रह जाती हैं और गैर हलपज़ेर जो मिलावटें होती हैं वो एनोड के नीचे आकर यहाँ बैठ जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, एनोड कीचड़। ओके, ये हो गई बर्क पाशीदी तख़लीस। ओके, बहुत अक्सर पूछा जाता है, ये डायग्राम भी पूछा जाता है। ओके, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, और बहुत इजी, बहुत आसान सा अमल है। अगर आप डायग्राम को सामने रख के इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजाहत कीजिए कि चांदी, कॉपर और लोहा जैसी धातें कैसे ताक्कुल करती हैं। चांदी के बर्तन जो है काले पड़ जाते हैं जब वो हवा में मौजूद सल्फर के साथ तामुल करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं। ओके, चांदी के बर्तन हवा में मौजूद सल्फर के साथ तामुल करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाते हैं और काले पड़ जाते हैं। ओके, रंग याद रखिएगा, हवा में मौजूद सल्फर से तामुल करते हैं और काले पड़ जाते हैं, जो कि चांदी के बर्तन।
अब बारी है कॉपर की। तो कॉपर जो है हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, उसके साथ तामुल करके अपनी चमकदार जो भूरी सतह होती है ब्राउन कलर, उसको खोकर हरी परत हासिल कर लेते हैं। तो ये हरा मादा क्या है? असासी कॉपर कार्बोनेट। तो आपको यहाँ पर रंग जहन में रखना है, कभी कभी रंग से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाता है। ओके, कॉपर सल्फेट हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड जो वेट होती है ना, गीली सी नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करके क्या बनाते हैं? हरी परत हासिल करते हैं और अपनी भूरी सतह खो देते हैं। और ये हरा मादा क्या है? कॉपर कार्बोनेट, जो कि असासी होता है, तेजाबी नहीं। ओके, नेक्स्ट है लोहा। लोहे को जब हम नम हवा में लंबे वक्त तक खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है? उसके ऊपर एक भूरी खस्ता परत जमा हो जाती है। ओके, उसको क्या कहते हैं? हम जंग कहते हैं। ये जंग क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ओके, जंग जो कि लोहे का ऑक्साइड है, इसे हम आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं या फिर फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये कलर्स आपने याद रखने हैं। चांदी काले पड़ जाते हैं, चांदी के बर्तन सल्फर से तामुल करके, और सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं। कॉपर के बर्तन हरे हो जाते हैं अपनी भूरी सतह को कर किसके साथ तामुल करके? नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और लोहा जो होता है वो नम हवा के साथ तामुल करके, नम हवा जिसमें पानी मिली हुई हो, ऐसी हवा, ओके, ह्यूमिड क्लाइमेट हम कहते हैं ना, तो ऐसे में जो है क्या होता है? जंग लग जाता है लोहे को, और ये जंग जो है कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। ओके, ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ये सिंगल एक मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकुल की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके कौन से? ये जो ताकुल रहता है ना, इसकी रोकथाम के लिए हम बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि पेंट करना, पेंटिंग, और सतह पर तेल लगाना, चीज़ों की सतह पर जो है तेल लगाया जाता है, ग्रीस लगाना। ओके, आपने अक्सर देखा होगा मशीनों में ग्रीस वगैरह लगाया जाता है, गैल्वनाइजिंग, और इसके अलावा क्रोम प्लेटिंग, जो कि आप देखेंगे साइकिल की जो ये होती है ना, टायर्स होते हैं, उसके ऊपर सिल्वर, हमको एकदम ब्राइट सिल्वर कलर लग जाता है, ये क्रोम प्लेटिंग की वजह से है। एनोडाइजिंग या भरत बनाना, ये सारे तरीके ताकुल की रोकथाम के लिए। नंबर 1 पेंटिंग, सतह पर तेल लगाना और ग्रीस लगाना, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, भरत बनाना। कितने हैं आप याद रखेंगे ना? अगर आप कोई एक तरीका भूल भी जाएंगे तो आप नंबर काउंट 7 याद रखेंगे, तो आपको खुद ब खुद थोड़ी देर में याद आ जाएगा कि हाँ, मैंने एक भूला है, मुझे एक लिखना है। ओके, इस तरह से आप हमेशा जो लिस्ट, मतलब जो ऐसे जो अल्फाज होते हैं ना जिसको आप लिस्ट करके पढ़ सकते हो, उसको आपने हमेशा कितने हैं काउंटिंग में याद रखना है। ओके, पेंटिंग, सतह पर तेल लगाना, ग्रीस लगाना, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और भरत बनाना, ऐसे याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है भरतें क्या है? ये भरत बनाना जो था ना, ये भरतें क्या है? इसके इस्तेमालात क्या है? भरतें क्या है? दो या दो से ज़्यादा धातुओं या फिर एक धातु और दूसरे गैर धातु का मुतजानिस आमेज़ा होता है। मुतजानिस ऐसा आमेज़ा जो कि कंप्लीट मिक्स होता है जिसमें, ओके, या तो दो धातें होती है, या तो दो से ज़्यादा धातें होती है, या फिर एक धातु और दूसरे गैर धातु हो सकती है। ओके, तो ये भरते क्या है? इसकी जो है ये इस्तेमालात क्या हैं कि इससे धातुओं की खुसूसियात बेहतर बनती हैं। ओके, इसको जो है धातुओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसको भरते बनाए जाते हैं धातुओं के, और ये हमें जो है मतलूबा खुसूसियात देती हैं। अगर ऐसा लगता है कि हमको किसी चीज़ में ताकुल नहीं होना है तो हम भरत बनाएंगे, तो हमको एक तरह से क्या है, ताकुल से रोकने के लिए और किसी चीज़ को बड़े अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए हम ऐसे चीज़ों की भरतें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, लोहा खालिस पिघली हुई शक्ल में नरम होता है। ओके, लोहा क्या होता है? पिघली हुई शक्ल में नरम होता है। इसमें कौन सी शय शामिल करके इसे सख्त बनाया जाता है? तो पिघले हुए लोहे में क्या मिलाया जाता है? 0.05% कार्बन मिलाई जाती है। 0.05% कार्बन मिलाने से जो है ये सख्त और मजबूत हो जाता है।
ओके, बहुत आसान है याद रखने के लिए, 0.05% कार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन धातुओं के नाम बताइए जो पीतल, कांसे और सोल्डर जैसी भरतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पीतल यानी ब्रास, जो मंदिर का बेल होता है ना, पीतल से बना होता है। तो ये कॉपर और जिंक की अमीज़ा है, कॉपर और जिंक का अमीज़ा है। ये कॉपर और जिंक से बना है। ओके, इसके अलावा कांसा, ब्रॉन्ज, जो मेडल वगैरह जो रहते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा, ये जो है कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन है, कॉपर और टिन का जो है अमीज़ा है, मिक्सचर। सोल्डर, ये जो है लेड और टिन से मिलकर बना है। अब यहाँ सोल्डर के बारे में है। तो बरकी तारों की वेल्डिंग में कौन सी भरत इस्तेमाल होती है और इस भरत के इस्तेमाल की वजह क्या है? कौन सी भरत? यही सोल्डर। सोल्डर जो कि लेड और टिन से बनी है, इस भरत का इस्तेमाल बरकी तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका नुक्ता गुदाख कम होता है। ओके, इसके अलावा अब ये यहाँ तक सवालात हैं। इसके बाद यहाँ से जो है बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सबसे पहला जो है पेज नंबर 48 पर मौजूद है, धात पर भाप का अमल। ओके, धात पर भाप का अमल का खाका बनाना है। ये भी अक्सर ऑलमोस्ट पूछा जाता है। ये देखिए, ये खाका शक्ल नंबर 3.3, पानी में भिगोई हुई ग्लास वूल, और यहाँ पर देखिए धात का नमूना। ये धात को जो है इस तरह से यहाँ पर भाप, जब ये गर्मी दी जाती है ना, यहाँ से भाप निकलकर धात पर अमल करती है। तो ये जब अमल करती है तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है। ये देखिए, ये खाका आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके, शक्ल नंबर 3.3, पार्ट 1 बुक, पेज नंबर 48। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक महलूल की इसालियत की जांच। तो नमक महलूल की इसालियत की जांच एक ऐसा डायग्राम है जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। ये देखिए, पेज नंबर 55 पर पाया गया है डायग्राम 3.8। तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से देखिए। ये है नमक महलूल की इसालियत की जांच। यहाँ पर सिर्फ जो है ग्रेफाइट की छड़ है, नमक का महलूल है, बीकर है और बैटरी, बल्ब, स्विच वगैरह पाए जाते हैं, जिससे अगर बल्ब जलता है तो मालूम होता है कि इसमें नमक का महलूल जो है बिजली का इसाल करता है। और इसके साथ इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमने एसिड, तेज़ाब और असास का जो हमने एक डायग्राम हमने देखा था पेज नंबर 25 पर, ये देखें आप इन दोनों डायग्राम्स को जो है कंपेयर करके देखें। ये दोनों सवाल जो है अक्सर बेशतर पूछे जाते हैं। तो नमक महलूल की इसालियत मतलब सिर्फ इतनी चीज़ें पाई जाती है, ग्रेफाइट की छड़, बीकर, नमक महलूल वगैरह, और पानी में तेज़ाब का महलूल बिजली का इसाल करता है। इसकी जांच के लिए अगर पानी और तेज़ाब का महलूल का नाम आया तो आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, जहाँ पर रबड़ की कॉक है, HCl का महलूल है, कील है, उसके बाद बाकी पूरी चीज़ें सेम। ये चीज़ें नीचे की आपने जहन में रखनी है, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, पानी में तेज़ाब का महलूल, ये वाला डायग्राम जिसमें रबर कॉक है, HCl है, कील है। ओके, और ये नमक महलूल का सिंपल डायग्राम। ओके, दोनों डायग्राम थोड़ा बहुत सिमिलर लगते हैं, अगर आप कन्फ्यूजन दूर करोगे तो आपको अच्छी तरह याद रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट डायग्राम, धातुओं की बर्क पाशीदी तखलीस, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पेज नंबर 59 पर है, और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है आपको। ओके, तो आपने सारे डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के अहम सवालात के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी इंशाल्लाह। देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।